हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस रिवीजन सीरीज में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की रिवीजन सीरीज की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास जो हमारा था दिवाली से पहले वाला है ना, उसमें क्या था, उसमें हायर एजुकेशन का पार्ट 1 हमने रिवीजन किया था, है ना। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस तक गए थे, सारी चीजें हमने देखी, कमिटीज देखा और उससे पहले एनिशियंट इंडिया की जितनी इंस्टीट्यूशंस थी वो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से कवर करी। आज हम जो शुरू करने वाले हैं उसके बाद की सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जैसे ओरिएंटल लर्निंग है ना, आपका क्लासिकल और जो आजकल मॉडर्न लर्निंग जो है उसकी बात करी गई है कि कैसे कैसे क्लासिकल था, क्या पुराना वाला था, क्या जिसको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग भी कहा गया है। बात समझ में आ रही है जी सर? तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। किसी शुरुआत करने जा रहे हैं उसी की, और उसको आज खत्म करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारा डेटा बेस्ड है, सारा काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंसफुली ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला भी। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। देखिए, अगर हम बात करें ना, चलिए चलते हैं क्लास में, है ना। आइए, तो अगर हम बात करें ओरिएंटल लर्निंग की, तो ओरिएंटल लर्निंग कहा गया है बेसिकली जो हमने एनिशिएंट इंडिया, ठीक है, के बाद जो चीजें सीखी है ना, उसकी स्टडी को एनिशिएंट इंडिया और ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो सिखाया गया, जो चीज बताई गई उसका कुछ कुछ स्टडी करना, उसको कहा गया ओरिएंटल लर्निंग। जैसे अगर मैं बात करूं, अब ध्यान समझिएगा कि जब सबसे पहले हमने वैदिक पीरियड की बात की, वैदिक पीरियड से फिर बुद्धिस्ट पीरियड पर आए, बुद्धिस्ट पीरियड से फिर जैनिज्म पे आए, उसी तरह से फिर मुस्लिम से आया, फिर धीरे धीरे बात बढ़ते गई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आई और राज करी। यही था जी सर। तो उस बीच में ना, जब एनिशिएंट इंडिया में सारी इंस्टीट्यूशंस थे, सारे चीज थे, वो सारी स्टडी को ना कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने, कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे, कलेक्ट करके उसको उस पर स्टडी करने लगे। उसी को बेसिकली ओरिएंटल लर्निंग कहा गया है और कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। स्पेसिफिक वर्ड ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट, है ना। ईस्ट जो है, ईस्ट वर्ड कहने का मतलब हुआ, क्या हुआ कि ईस्ट एशिया से जितने भी सारे चीजें रिलेटेड है वो सारे चीज का स्टडी करना, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं ओरिएंटल की, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। ओरिएंटल जो वर्ड है डिराइव किया गया है ओरिएंट से, और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओरिएंट का क्या मतलब है, ईस्ट, स्पेशली ईस्ट एशिया, है ना। तो वही कह रहा है ओरिएंट इज ए हिस्टोरिकल टर्म। क्या है ओरिएंट? एक हिस्टोरिकल टर्म है जो ट्रेडिशनली कंप्राइज किया है एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, जो ईस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उसको हम लोग ओरिएंट कहा गया। द टर्म ओरिएंटल इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग फ्रॉम द ओरिएंट ईस्ट एशिया। देख रहे हो, वही चीज है। तो कह रहा था स्टडी ऑफ एनिशिएंट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन वाज कॉल्ड द ओरिएंटल लर्निंग। क्या बोला गया? द स्टडी। देखो, जो एनिशिएंट इंडिया में हुआ, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के में कुछ कुछ चीजें हुई, वो सारे की जो स्टडी हुई है ना, वही कह रहा है ओरिएंटल बाय लर्निंग यूरोपियन एंड ब्रिटिशर्स। यूरोपियन और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उसकी स्टडी करी गई उसको कहा गया ओरिएंटल लर्निंग। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन एनिशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। दोनों तरीके का एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था। इंडिजिनियस एजुकेशन वाज द इम्पार्टेड एट होम एंड द टेम्पल्स, पाठशाला, टू चतुष्पथ एंड गुरुकुल। देखो, जो इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम था ना, वो पहले कहाँ होता था सर? वही मठ वगैरह जो था ना, जो हमारे वैदिक पीरियड में वाला काम हुआ था, सारे मठ्स में, टेम्पल्स में, यहाँ पे हो जाता था। तो वो सारे क्या होते थे, वो सारे लोग वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसका विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द गुरुकुल सिस्टम, जब गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया तो फिर उसके बाद ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई अपने पास। क्या कहते थे, नालंदा, तक्षशिला जो है, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज आई, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने पढ़ लिया है एनिशिएंट इंडिया में, तो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज समझिएगा कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई। और इसके बाद जो कुछ आक्रांता थे, वो आक्रांता ने यूनिवर्सिटीज को खत्म भी किया। फिर यहाँ से ना क्या देखिएगा, इट इज द वेस्टर्न स्कॉलर्स 19th and 20th centuries who were mainly responsible for this revival, through many an Indian scholar has contributed considerably to it। अब देखो, ये जो आक्रांता थे, जो खत्म हुआ था, जो ये सारी चीजें खत्म हो रही थी, इस पे ना बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट थे, तो उनको ना संभालने के लिए, उसको रखने के लिए कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स जो 90th 20th सेंचुरी के थे, प्लस जो इंडियन स्कॉलर थे, बहुत सारे इंडियन स्कॉलर ने भी बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया और मैन्यूस्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने
अपनी कल्चर को रखना शुरू किया है ना लाइब्रेरीज में। देखो कह रहा है फर्दर दे स्टार्टेड टू प्रिजर्व, क्या करना, प्रिजर्व करना चालू कर दिया एडिशनल नॉलेज को और एजुकेशन सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को, कल्चर को, बाय सेटिंग इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरीज। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एक लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी है ना, लाइब्रेरीज बनाया, इंस्टीट्यूट्स बनाया और उस बेसिस पर उस सारे चीजों को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसको अपने पास रखना शुरू कर दिया लाइब्रेरी में, है ना। उसको कहा गया क्या, उसको बोला गया ओरिएंटल एजुकेशन। अब देखो 16 तरह के ये इंस्टीट्यूट हैं जो या लाइब्रेरी है जो वर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, है ना, कलेक्ट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट का, जो रेयरली मैन्यूस्क्रिप्ट है ना इन द ओरिएंटल लैंग्वेज। जो ओरिएंटल लैंग्वेज हमारा हुआ करता था कौन कौन सा, प्राकृत और संस्कृत में, जो डीलिंग विद द रिलीजन, जो रिलीजन से डील करते थे, फिलोसफी, लिटरेचर, ग्रामर, आर्ट, साइंसेस, एडिटिंग देम एंड नॉट पब्लिशिंग देम विदाउट ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 16 इंस्टीट्यूट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, वैदिक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे पीरियड आए वो भी खत्म हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उनकी स्टडी के लिए कुछ स्कॉलर ने जिम्मा उठाया कि भैया इसको हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हो और उस इंपॉर्टेंट चीज को हमें क्या करना है, लाइब्रेरी में या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू में रिसर्च करते हुए उसको संभाल के सजा के रखना है। तो इसको कहा गया क्या सर, इसको बोला गया लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूशंस में, और इसको कहा गया क्या, ओरिएंटल लर्निंग। अब ओरिएंटल लर्निंग करने के लिए 16 इंस्टीट्यूट्स बने हैं जो हमारे पास अभी भी हैं, जो बहुत सारे लोगों ने मतलब बने थे, है नहीं बने थे, और उसमें से बहुत सारे लाइब्रेरीज का चर्चा किया गया है, जिसमें सबसे पहला है अद्यार लाइब्रेरी। अद्यार लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो देखो इसमें बेसिक क्या याद रखना है कि कौन लाइब्रेरी था और कितना टाइम में आया था, दैट्स इट। कहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मद्रास वाज स्टार्टेड इन एडी 1882 से कितना तक, 1886 तक, यही याद करना है इसमें। तो अद्यार लाइब्रेरी किसके लिए था, मद्रास में था और 1882 से 86 तक ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का जो था वो यहाँ पे देखो कहाँ गया, 1746 से 1794 तक। ये बात किसने, सर विलियम जोन्स ने किया था, ये बात याद रखिएगा, बस यही याद रखना है आपको। फिर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, पुणे में है, और ये जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है ना, बोरी, क्या बोला, ऑफन एब्रिविएटेड, इसको बोरी बोला गया, BORI, बोरी बोला गया, वाज स्टार्टेड इन एडी 1917, पुणे में हुआ। कॉमन मोनेट ऑफ द लाइफ RG भंडारकर के ये में कब हुआ, 1875 से 1950 के बीच में। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। गंगानाथ जहाँ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद में, ये कब हुआ, 1934 में, किसके नाम पर, GN झा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पर। बस इतना ही याद रखना है इसमें। फिर है कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास चेन्नई में, ये कब फाउंडेड हुआ, 1944 में, और सावंत S कुप्पुस्वामी की ये में बनाया गया था 1880 से 1943 तक ये रहा, ठीक है। चलो मद्रास संस्कृत कॉलेज चेन्नई में, मद्रास संस्कृत कॉलेज चेन्नई में हुआ, ये फाउंड हुआ 1905 एडी में। वी कृष्ण वामी अय्यर इनके ये पे हुआ था। और चलो स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम 1906, अच्छा 1906 में इसका काम स्टार्ट हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, द सर्टिफिकेट अवार्डेड टू द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वाज द विशारदा डिग्री एंड द सब्जेक्ट्स बीइंग वेदास, वेदांता, मीमांसा, स्क्रिप्ट, ये सारे पे इसको क्या दिया जाने लगा, सर डिग्री भी दिया जाने लगा, है ना, यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़े थे। तो बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद है माइथिक सोसाइटी जो बैंगलोर में है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, फाउंड हुआ 1909 में, ठीक है, किसके द्वारा, इनिशिएटिव ऑफ जे रिचर्ड्स, देन द कलेक्टर ऑफ सिविल मिलिट्री स्टेशन, ये बात ध्यान में रखिएगा, कहाँ है, बैंगलोर में। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा, ये बड़ौदा की बात कर रहा है, कब आया, ये देखो 1875 से 1939 तक, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी त्रिवेंद्रम में है, कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। कब स्टार्ट हुआ, 1911 में। कितने मैन्यूस्क्रिप्ट है भैया, 50,000 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत, मलयालम और अदर लैंग्वेज में यहाँ पे अवेलेबल है, याद रखिएगा। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, मैसूर में है, कब सर 1863 से 1894 तक, यही याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा नहीं। फिर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुपति, ये याद रखिएगा, कब आया, तिरुपति केम इनटू द बिंग एडी 1941 में, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। संस्कृत एकेडमी मद्रास चेन्नई में 12वां नंबर पे था। संस्कृत एकेडमी क्या है भैया, वाज स्टार्टेड 1927 में इन द सीनेट हॉल ऑफ द ओल्ड सीनेट बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस में जो यूनिवर्सिटी थी, सॉरी मद्रास यूनिवर्सिटी में सीनेट हॉल में इसकी शुरुआत की गई थी, वहीं पे पहला बार आया था। चलिए संस्कृत साहित्य परिषद कलकत्ता या कोलकाता में, है ना, तो ये कब हुआ था, फाउंडेड इन 1916, बस इतना ही याद रखना है।
गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता या कोलकाता, ये कब एस्टेब्लिश 1824 में बाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर में, तंजौर में ये कब आया भाई साहब, ये देखो कहीं कहीं लिखा नहीं है इसका कोई, देखो 16th सेंचुरी सिर्फ दिया हुआ है ना। ऑफिशियल नेम क्या था, तंजौर महाराजा सिरफौजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये इसका ओरिजिनल नेम था। चलिए, विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडी, होशियारपुर में था, इसका नाम ही होशियारपुर है ना। तो चलिए, ये 1903 में था, ये कहाँ था, शिमला में, ये हिमाचल प्रदेश शिमला में इसकी ये। बस इतने सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, 16 इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च कर रहे थे और इस पे बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। अब जो बेसिक्स है, इसको ओरिएंटल लर्निंग के बाद की बात करें हम, तो है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स और अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मतलब होता है जो नॉर्मली चलता आ रहा है ना, ट्रेडिशनल वाला, बैक टू बेसिक्स बोल दो, ट्रेडिशनल एजुकेशन बोल दो, कस्टमरी एजुकेशन बोल दो, है ना। सी क्लियरिंग रेफर्स टू, देखो ये बात है, इसमें क्या होता था, इसमें जो है टीचर जो है पढ़ाते रहता था, है ना। टीचर क्या करता था, पढ़ाता था और स्टूडेंट सिर्फ बातों को सुनते थे, चौक से लिखता था और बच्चे नोट्स बना लेते थे। इसको क्या ये इसको कहा गया है कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। देखो क्या कह रहा है, कन्वेंशनल एजुकेशन यूज ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड व्हिच इंस्ट्रक्ट्स, टीचर इंस्ट्रक्ट करते थे और स्टूडेंट उसको लर्न करते थे, आर इन्वॉल्व बाय द इंटरेक्टिंग ए फेस टू फेस मैनर इन द क्लासरूम। तो ये था कन्वेंशनल। अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये सिस्टम जो है ना, जो अभी आप लोग यूज करते हो ना, जैसे बहुत सारा क्या बोलते हैं, इवनिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, वोकेशनल स्टडीज, स्किल बेस्ड कोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग, ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, जो कन्वेंशनल लर्निंग को छोड़कर है वो सारा नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल में क्या है, जो पुराना तरीका था, पुराना तरीका पढ़ाने का, जैसे ये तो भी नया तरीका है ना, आप पढ़ रहे हो आपको एकदम मिल रहा है। देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लिख ही रहा हूँ, लेकिन आप कहीं पे बैठे हो, कहीं पता नहीं, कलकत्ता, बोकारो, दिल्ली, कहाँ कहाँ पे हो, और वहां से आप पढ़ रहे हो, है ना, अलग अलग जगह से। तो इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। चलो, अगर हम बात करें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, तो देखो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को डिटेल में पढ़ना है, पहले हम ओपन डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसको और डिटेल्ड में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की अगर हम बात करें तो ओपन और डिस्टेंस दो अलग अलग चीज है। ओपन मतलब बोला गया कि भैया आप कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री मिल जाएगा। और डिस्टेंस एजुकेशन मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पे, और जिसकी वजह से क्या होता था ना, जो गरीब परिवार थे या फिर बहुत सारा ऐसा लोग था जो काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, है ना, वो दूर में रह जाते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस समय बोला गया कि भैया ऐसा है, ऐसा सिस्टम निकाला जाए, ठीक है। सबसे पहला जो बात करने वाला था ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ही था, इसका शुरुआत 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया गया था। तो ठीक है, उसमें उसका एक हिस्ट्री है, मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या किया गया, बोला गया कि भाई साहब ऐसा है कि आप एक ऐसा सिस्टम लेके आइए जहां जो बच्चे जो कहीं भी हो पढ़ सके, उसको डिग्री में मिल जाए। तो और उसी की शुरुआत के लिए सबसे पहले ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत करी गई। ये देखिए आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ये देखिए यहाँ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी। 1964 में आया था ना, लेकिन 60 में ये क्या था, इसका शुरू हो चुका था। तो रिकमेंड इन्होंने किया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज को विद अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक वेबिलिटी मतलब इजी, पैसा कम के साथ, एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन, ये एजुकेशन को आपको लेके आना पड़ेगा। इन्होंने पहला रिकमेंडेशन दिया था डॉक्टर डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ने, है ना, कोठारी कमीशन में। और इसके बाद द कमिटी आल्सो सजेस्टेड द कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेस इन इंडिया, बोला कि इंडिया में कॉरेस्पोंडेंस कोर्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। They should be administered by the universities only, और ये किसके द्वारा देखा जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिखाना चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस पर इनिशिएटिव वाज डन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला शुरुआत जो है पायलट प्रोजेक्ट की तरह 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत करी थी। ये देखो, हेंस 1962 द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाज स्टार्टेड। तो 1962 में इसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करी। और उसके बाद एजुकेशन कमीशन जो 64-66 में डीएस कोठारी के अंदर आया था, जो कोठारी कमीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, also perceived correspondence education as an answer to increase the pressure of number as well as the growing financial pressure of universities। तो ये बात बिल्कुल सही बोला गया, बोला भाई साहब फाइनेंस को भी ध्यान में रखते हुए
ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोला गया, द नेक्स्ट डिकेड 1970 सॉ द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन। उसके बाद 1970 की बात जब आई तो उसमें देखा गया कि भैया इसमें बहुत सारे ग्रोथ है ना। तो सिस्टम इन इंडिया बाय मोर वोकेशनल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज ओपन कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज इंस्टीट्यूट। और इसके बाद फिर बहुत सारे कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज ने अपनी कॉरेस्पोंडेंस यूनिवर्सिटीज को शुरुआत किया। सबसे पहला जो था, इसके बाद 1982 में, आप देखिएगा, ये दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए, है ना। देयरफॉर न्यू चैप्टर डिस्टेंस एजुकेशन हैज बीगन एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। हैदराबाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 1982 में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1985। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, 1982 में शुरुआत करी, क्या किसकी, फर्स्ट टाइम जो था न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ डिस्टेंस एजुकेशन का। और उसके बाद 1985 में शुरुआत की गई इग्नू की। इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी हुआ, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल, बड़ा यूनिवर्सिटी रहा जिसमें इंडिया लेवल पर उसको दिया गया कि आप जो है वो डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन को पूरा रेगुलेटरी करिएगा। उसका आगे डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब आइडिया वाज एक्सेप्टेड मेनी स्टेट्स, उसके बाद ये आइडिया पहले दिल्ली लिया, फिर हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1982 में लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया। 1987 में दो इमरजेंस हुआ, दो नए ओपन यूनिवर्सिटी का। कौन कौन सा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, पटना में बिहार में, और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो था कोटा राजस्थान में। तो ये दो हुआ 1987 में। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली यशवंतराव छावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो नासिक में है, इन्होंने 1989 में इसकी शुरुआत करी। तो सबसे पहले 62 दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद 82 बी आर अम्बेडकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद 87 ये आपका दो यूनिवर्सिटी, कौन कौन सा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान कोटा। और फिर 1989 में आया आपका यशवंतराव छावन यूनिवर्सिटी जो था कहाँ, आपका नासिक है, आपका ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और उसके बाद द मेजर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ओपन डिस्टेंस बेस्टोड बाय द पार्लियामेंट ऑफ ऑन द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूजीसी। यूजीसी को नहीं दिया गया, इसके अलावा किसको दिया गया, इग्नू को दे दिया गया कि आप क्या करिए, आप ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन का सारा जिम्मा जो है वो आप ले लीजिए, है ना। सो ये बात ध्यान में रखना था आपको, और क्या है, बस 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 यही करना है। चलिए ठीक है, यहां तक हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इग्नू के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, है ना, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, उसके बाद की कहानी मैं आपको इग्नू से मैं पढ़ाता हूं, है ना। छोड़िए 1985 के बाद आइए आप इस चीज पे आइए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, चलो मैं इसको लिख के बता देता हूं ना, ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए, क्या होगा, इजी पड़ जाएगा। चलो देखो, मैं आपको इसको लिख के बताता हूं क्योंकि ये आपका बड़ा शॉर्ट पड़ेगा। अगर मैं इग्नू की बात करूं, क्या बात करूं, इग्नू की बात करूं, तो इग्नू जो है उसकी हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ था 1970 में, क्या हुआ था 1970 में, 1970 में एक सेमिनार हुआ था, सेमिनार हुआ था किसके किसके बीच में, सर सेमिनार जो हुआ था वो ओपन यूनिवर्सिटी पे हुआ था ना, किस पे हुआ था, ओपन यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। उसके बाद 1900 अगर मैं 72, उसके बाद 1974 की बात करूं तो 1974 में 8 मेंबर कमिटी बनाई गई थी, 8 मेंबर कमिटी बनाई गई थी। जी पार्थ स्वामी उसके क्या थे, हेड थे, क्या थे, हेड थे, ये 8 लोगों की कमेटी में। जी पार्थ स्वामी क्या थे, उसके हेड थे, है ना जी। उसके बाद क्या हुआ 1985 में, 1985 में अगस्त में, अगस्त में दोनों लोकसभा और क्या हुआ, ये विधानसभा, सॉरी राज्यसभा, विधानसभा बोल रहा हूं, अगस्त में लोकसभा एंड राज्यसभा में बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। और फिर 20 सितंबर 1985,
1985 को इग्नू का नया जन्म हुआ, नहीं क्या हो गया, एग्जिस्ट नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ गया, है ना जी। उसके बाद क्या हुआ, इग्नू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसका ये पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि डिस्टेंस एजुकेशन को यूनिवर्सिटी लेवल पर ले जाने का। तो इग्नू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया लेवल। इंडिया लेवल पे इसको क्या प्रमोट करना था, डिस्टेंस एजुकेशन को, है ना, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ये बात हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 1989 में इसका पहला कन्वेंशन हुआ जिसमें 1000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए। क्या हुआ, अगर मैं बात करूं 1989 में फर्स्ट टाइम 1000 स्टूडेंट्स क्या हुए, ग्रेजुएट हुए। कॉन्वोकेशन हुआ, कॉन्वोकेशन में, है ना जी। उसके बाद फिर ने उसमें क्या हुआ था, 1990 में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट चालू हुआ था, किसका, इसी का, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट रेडियो पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1993 में, है ना, 1993 की बात करें तो इसको अवार्ड मिला था, किस चीज का अवार्ड मिला था भैया, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था डिस्टेंस एजुकेशन में, किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ लर्निंग के द्वारा, कॉमनवेल्थ लर्निंग के द्वारा। मैं उसको पढ़ा इसलिए नहीं रहा क्योंकि यही आपका मेन टर्म है, उसमें बहुत डेप्थ दिया हुआ है, अगर आपको ये देखना है तो वीडियोस देख लीजिएगा, वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए उसके बाद क्या बोले, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ था जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, कॉमनवेल्थ लर्निंग के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डिस्टेंस एजुकेशन में इसको अवार्ड मिला। उसके बाद अगर हम बात करें 1999 में, ठीक है ना, 1999 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्चुअल कैंपस की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट वर्चुअल कैंपस की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद देखिए कहानी, उसके बाद आगे 2010 फिर ऐसे ही चला। 2010 में क्या हुआ, एमएचआरडी ने एक कमिटी समिट की, क्या क्या, एमएचआरडी ने एक कमिटी सेटअप की। क्यों सेटअप किया भैया, क्यों सेटअप किया कमिटी, डिस्टेंस एजुकेशन को स्टैंडर्ड को देखने के लिए कि डिस्टेंस एजुकेशन का क्या है स्टैंडर्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखने के लिए, या चेक करने लिख दो, चेक करने के लिए, है ना जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भैया न्यू बॉडी बनाया जाए। जब यह कमिटी सेटअप किया उसके बाद कमिटी ने रिकमेंड किया, कमिटी रिकमेंडेड न्यू बॉडी, न्यू रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, न्यू रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इग्नू, है ना, न्यू रेगुलेटरी बॉडी ऑफ
क्या नाम दिया गया इसका? डेसी, DECI, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया ये था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 29 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था भाई साहब? दिसंबर 2012 को डीईसी को इग्नू से हटाकर यूजीसी के अंडर शिफ्ट कर दिया गया। मतलब जो डीईसी है ये भी चला गया, डीईसी को इग्नू से हटाकर किसमें शिफ्ट कर दिया गया सर? यूजीसी के अंडर, यूजीसी के अंडर शिफ्ट किया गया। शिफ्ट किया गया है ना जी। और फिर 2013 में फिर क्या हुआ? 2013 में है ना इग्नू डिसॉल्व हो गया। किसको इग्नू डिसॉल्व किया? डीईसी को। इग्नू नहीं, इग्नू डिसॉल्व डीसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को ये डिसॉल्व किया और यूजीसी टू कवर एंड यूजीसी टू कवर सारा एसेट ले लिया, टू कवर होल एसेट एंड मैन पावर, और फिर बना एंड एस्टैब्लिश डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। क्या बना? ब्यूरो। ठीक है। ब्यूरो है ना ये वाला। तो ये थी आपकी क्या आपके इसका क्या कहते हैं इग्नू की कहानी। किसकी कहानी? इग्नू की कहानी। चलिए अब अगर हम बात करें, अरे आजा भाई, क्या हो रहा है ये? ओहो टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ये हुई ना बात। देखो अब चलते हैं फटाफट, है ना, आ जाओ। यही कह रहा है, तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यार आज। ये क्या हो रहा है भाई? चलिए कभी कभी हो जाता है ना, टेक्निकल इशू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है ये ध्यान समझिएगा। कह रहा है इग्नू स्टैब्लिश कब हुआ? 1995 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, है ना, कि क्या पर्पस था? दो पर्पस, एनहांसिंग एक्सेस एंड इक्विटी हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, किसके थ्रू? डिस्टेंस मोड के थ्रू, और प्रमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स इन द ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। तो ये दो पर्पस के थ्रू इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब देखो ये बात पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है ओवरऑल, तो इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसकी बात करते हैं। तीन तरीके की बॉडी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी और एक्रेडिटेशन बॉडी। ठीक है, एक एक करके सारी बॉडीज की शुरुआत करते हैं। करें जी सर, चलिए करते हैं। आइए सबसे पहला बॉडी की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में शुरू में भी हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे। दो आपका डिपार्टमेंट है, एक है
हायर एजुकेशन के लिए और एक है सर स्किल एजुकेशन के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये बॉडी आ जाओ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक बॉडी है जिसको हम लोग पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी कहते थे। अब देखो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या है भाई साहब, बताओगे? चलो तो एक बात बता दो सर, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये पढ़ रहे हैं पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, जितने भी पॉलिसी बनाने वाली बॉडीज है ना उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आ जाओ, अब है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो हमारे इंडिया में जितने भी लेवल पे यूनिवर्सिटीज हैं और अदर आपका फॉरेन में जो यूनिवर्सिटीज है उसको लिंकअप करके उस लेवल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बनाने का काम करता है। देखो क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड इन इंडिया इज एपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन मार्च 13, 1925। कब आया? IUB इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कब आया? 23 मार्च 1925 को। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज स्पेशली बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड अलाइड एरियाज। तो ये बात ध्यान में रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज जितने भी है उसको प्रमोट करना इंडिया लेवल पे और बाहर भी, बाहर मतलब फॉरेन पे। कह रहा है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एक्वायर्ड लीगल स्टेटस, इसको लीगल स्टेटस कब मिला और इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 में कब हुआ? 29 सितंबर 1967 में। 1925 में यह बॉडी आया, 1967 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में और इसका रीनेम हुआ, दोबारा नाम बदल दिया गया AIU। कब हुआ? 1973 में। 1973 में इसका नाम बदल दिया गया। क्यों बदल दिया भाई? अब वो तो उसकी मर्जी है, बदल दिया तो बदल दिया। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व एज ए इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब हुआ? दो यूनिवर्सिटी के बीच में लिंक करने का काम। टू एक्ट एज ए ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, है ना। टू कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग यूनिवर्सिटी के बीच में आपका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन करा देना और कंसल्टेशन करना। टू एक्ट एज ए लाइजन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपका यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट का क्या कराना? लाइजन करवाना। टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी पूरा यूनिवर्सिटी को का रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। टू प्रमोट इंडिया में, टू प्रमोट और टू अंडरटेक सच प्रोग्राम्स वुड बी हेल्प टू इंप्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बात ध्यान में रखना। टू हेल्प यूनिवर्सिटीज टू मेंटेन देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ मेंबर्स, टू अपॉइंट अ रिकमेंडेड wherever necessary information क्या representative of association at any conference, to assist यूनिवर्सिटी को असिस्ट करने का काम भी इसका है, to in obtaining recognition for their degree, to undertake organize and facilitate conferences, to act as a national sportsman। तो ये सारा चीज आप देख लीजिएगा, बेसिक है, बेसिक जो था वो पढ़ लिया, मोटिवेशन पढ़ने। हाँ, अब ये कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, भाई साहब कैब की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? आपको लिंकअप करने का काम करती है, एडवाइस देने का काम करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेशन में, है ना। एजुकेशन में कब आया? फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ 1920 में, डिसॉल्व हो गया 1923 में, फिर रिवाइव हुआ 1935 में और अभी तक एग्जिस्टेंस में अवेलेबल है। द आइडिया देयर शुड बी सेंट्रल, कैब का आइडिया कहां से आया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन से लिया गया कैब का आइडिया, मतलब 1917 में, ठीक है ना, आगे लाया गया। तो द आइडिया देयर शुड बी सेंट्रल प्रोडक्शन पुट, अच्छा 1917 में इसको लाया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। किसके थ्रू? सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन से इसमें कैब की बात शुरुआत हुई थी। चलो उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो किस कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्रोवाइड सजेशन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सजेशन देने का काम। प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू फॉर द स्टेट एंड सेंटर टू शेयर देयर व्यूज अबाउट इंप्रूविंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए सारे स्टेट और सेंटर के यूनिवर्सिटीज को क्या करता है? ये आपका सजेशन देता है। टू एडवाइज द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो उसको एडवाइस देने का काम ये करता है। टू आस्क फॉर द एक्सपर्ट रिव्यूज एंड इंफॉर्मेशन एंड सजेशंस फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए अब ये स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल से और इसके फंक्शन से ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलिए पॉलिसी मेकिंग बॉडीज खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की। रेगुलेटरी बॉडीज की अगर हम बात करें
तो सबसे पहला क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूजीसी की बात करते हैं, कहां से आया भाई यूजीसी, यूजीसी के शुरुआत कैसे हुई, तो देखो सबसे पहले जो हमारा 1944 में सार्गेंट रिपोर्ट आया था ना, जिसको हम लोग पोस्ट बार एजुकेशन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये 1944 में है ना आया था। यहां पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि भैया एक बॉडी बनाया जाए जिसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी रखा जाए। क्या सजेशन दिया था, कमिटी रखा जाए, which was formed in 1945 oversee the 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, बनारस, दिल्ली और ये अलीगढ़, ठीक है। उसके बाद 1947 में कमिटी इंटरेस्ट किया विद रिस्पांसिबिलिटी डीलिंग देन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक तो हो गया 1944 में, 1948 में जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, जिसको हम लोग राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने भी सजेस्ट किया कि एक जनरल बॉडी आपको बनानी चाहिए, जिसका नाम दिया गया क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी। ये देखो क्या बोल रहे हैं, इट रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द जनरल मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, दो लोगों ने रिकमेंड किया, 44 में भी सार्गेंट रिपोर्ट में भी और आपका राधा कृष्ण कमीशन में भी। फिर 1952 में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड ऑल केस पर्टेनिंग टू द एलोकेशन ग्रांट्स इन द एड ऑफ पब्लिक फंड्स टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग माइट रिफर टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और फिर 1952 में यूजीसी की शुरुआत हुई। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज द फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय, किसके द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस समय के, नेचुरल रिसोर्सेज। कब हुआ, एंड साइंटिफिक रिसर्च, और 28 दिसंबर 1953 को इसका इनॉग्रेशन हो गया। उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके हाथों, और यूजीसी की शुरुआत हुई। हाउएवर फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट नवंबर 1956 में, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया उसको इंडिया थ्रू दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान से समझना, 44 में क्या हुआ भाई साहब, 44 में एक सार्गेंट रिपोर्ट आया था, उसमें उसका रिकमेंडेशन मिला। 48 में भी रिकमेंडेशन दिया कि यूजीसी को लेके आया जाए। 1952 में यूजीसी आया, लेकिन उसमें इनॉग्रेशन हुआ। 1953 में इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाया गया था। 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत यूजीसी को क्या बनाया गया सर, एक बॉडी बनाई गई, कौन सी सर, स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसके भैया साहब 6 जगह, क्या 6 जगह उसके कैंपस बनाए गए बाद में, ये ध्यान रखो। अब देखो यूजीसी का मैंडेट्स भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, तो 6 मैंडेट्स हैं। 6 मैंडेट क्या है, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, फ्रेमिंग रेगुलेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। उसके बाद है serving as a vital link between the union and state government, or advising the central and state government on the measures of necessary for improvement of education। अब देखो सबसे एक बात याद रखो, इसका याद करने का तरीका था, हम लोग बताए थे PDF, P for promoting and coordinating, D for determining, F for framing, PDF, M मेल से आया है, सर्विंग और एडवाइजिंग मतलब मेल से आया है। PDF कहां से आया भाई, मेल से आया है। तो इसका याद करने का यूजीसी मैंडेट याद करने का तरीका क्या है, PDF मेल से आया है। कैसे आया, PDF मेल से आया, याद रखिएगा। चलिए अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें 31 मार्च 2023 के डेटा के हिसाब से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है, डीम्ड टू बी 125 है, प्राइवेट से 447 है, ये 475 और टोटल यूनिवर्सिटी 1103 है अभी। अगर हम बात करें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की, तो भैया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या है, कह रहा है सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कमीशन डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पे इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन ए यूनिवर्सिटी को छोड़कर एक कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, shall be deemed to be university for the purpose of this act, on such a declaration being made all the provisions act shall apply in the institution if it is a were university under the meaning clause F section 2 of the UGC Act। तो सेक्शन 2F के तहत यूजीसी एक्ट के तहत जो ऑफिशियल गैजेट में जो यूनिवर्सिटी नहीं है उसको बोला गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। कह रहा है इंस्टीट्यूशन हैव एक्सपेंडेड द बेस, हायर एजुकेशन का बेस को एक्सपेंड किया, इन्होंने बहुत सारी चीजों पर पढ़ाई कराई है। देखो हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, एजुकेशन, लॉ, एग्रीकल्चर, फिशरीज, टेक्नोलॉजी, योगा, म्यूजिक, फाइन आर्ट, सब पे पढ़ाई करा दिया भाई साहब। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना
वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। दो तरह की क्राइटेरिया है, एक है ऑफ कैंपस, एक है ऑन कैंपस, सॉरी ऑफशोर कैंपस। मतलब ऑफ कैंपस मतलब अपने कैंपस में इंडिया के अंदर, ऑफशोर कैंपस मतलब इंडिया के बाहर। तो दोनों का रैंक क्या है बताना है, दोनों का क्या क्या क्राइटेरिया बताइएगा। कह रहा है दो तरह की कैटेगरी होगी। कैटेगरी वन होगा जो जिसमें नैक, ये है ना नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन, उसका जो रैंकिंग होगा वो 3.5 से अबव हुआ तो वो कैटेगरी वन में रहेगा, और कैटेगरी टू 3.26 से 3.50 के अंदर रहा तो उसको कैटेगरी टू में रखा जाएगा। और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और रैंक फ्रॉम 1 से 50 इन द करंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत अगर 1 से 50 नंबर में रहा तो वो भाई साहब क्या होगा सर, ये कैटेगरी वन या टू में आ जाएगा। ठीक है, रैंकिंग कैन स्टार्ट ऑफ कैंपसेस विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है, अगर ये आप इस रैंकिंग में आ गए हैं, ठीक है, ये में, तो आप ऑफ कैंपसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कैंपसेस के लिए जो फॉलोइंग चीजें ध्यान रखनी होगी, टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1:20 रखना होगा, फैकल्टी स्ट्रेंथ 25 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम स्टूडेंट जो है रेगुलर क्लासरूम में 500 होना चाहिए, which is not less than 1/3 of the PG और स्टूडेंट, जो पीजी स्टूडेंट्स का 1/3 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पीजी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए आपके विद रिसर्च प्रोग्राम्स। बिल्डअप एरिया जो होगा वो नॉट लेस देन 30 स्क्वायर मीटर्स पर स्टूडेंट के आसपास से होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है, एक एक चीज एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना जी। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो कैटेगरी एक में होगा या 1 से 50 तक एनआईआरएफ का रैंकिंग अगर मिल गया है तो ओनली 3 कैंपसेस आपको स्टार्ट करना है 5 ईयर में। क्या बोला, 3 कैंपसेस। ऑफ कैंपस कितना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी 1 में हो, मतलब आपको रैंकिंग 3.50 से ज्यादा मिला है और आप एनआईआरएफ के रैंकिंग में 1 से 50 तक के रैंकिंग में आते हो, तो आप 3 कैंपस स्टार्ट कर सकते हो 5 साल के पीरियड में, नॉट मोर देन 1 कैंपस इन 1 ईयर एकेडमिक। तो बोल रहा है भाई साहब ऐसा नहीं कि एक ही साल तीनों स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, 1 साल में 1 कैंपस कर सकते हो और 5 साल में मैक्सिमम 3 कैंपस। कब 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 कर सकते हो ये, जब आप कैटेगरी 1 की में आते हो। कैटेगरी 1 कब आएगा, 3.5 से ज्यादा रैंक रहेगा जब, किसके द्वारा, नैक के द्वारा। और अगर 1 से 50 तक के रैंक में रहा एनआईआरएफ का तो ये बात है। कैटेगरी 2 में अगर रहा, कैटेगरी 2 कब था, 3.26 से 3.5 का नैक की रैंकिंग में, और 1 से 50 तक एनआईआरएफ का रैंकिंग रहा, तो भैया ये 2 कैंपस आप खोल सकते हैं एक पीरियड में, मतलब 5 साल के एक पीरियड में। और 2 कैंपस जो खुलेगा वो 1 साल में नहीं खुलेगा, अलग अलग एकेडमिक ईयर में खुलेगा। क्या खुलेगा, अलग अलग एकेडमिक ईयर में। बात समझ में आई जी सर। अब चलिए ऑफशोर की बात करते हैं। ऑफशोर की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 1 में वही 3.51 और अब होना चाहिए। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कैन स्टार्ट ऑफशोर कैंपस विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA को का अप्रूवल मिलना चाहिए, ये रैंकिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तीनों का आपको अप्रूवल मिल जाए, आप रैंक 1 कैटेगरी 1 में भी आ जाएं और आप रैंक 1 में रहें, तो आप ऑफशोर कैंपस भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। भाई साहब गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज का क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग होते हैं और कैसा उसका गवर्नेंस होता है ना। आ जाओ, क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव, देखो ये बात देखो, क्या एवरी यूनिवर्सिटी हैज 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या सिंडिकेट भी कहते हैं, इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है डीलिंग विद ऑल द फंक्शन ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, एंड द सेकंड होता है एकेडमिक काउंसिल इन सम क्लास कॉल्ड सीनेट, द प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी टेकिंग ऑल द डिसीजंस इन द फॉलोइंग विद द सेकंड कैटेगरी। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में ये चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए क्या क्या बॉडीज होते हैं इसको देखते हैं, है ना। हर यूनिवर्सिटी में अपना अपना हिसाब से होता है, लेकिन बेसिकली जो मेन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में होता है। पहला कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, अथॉरिटी टेक्स ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन, जितना सारा डिसीजन होगा वो उसको लेगा और इंप्लीमेंट करेगा। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर एक्सरसाइज किया जाता है यही बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेन बॉडी होता है। क्या होता है, मेन बॉडी होता है। देखो इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो वाइस चांसलर चेयरमैन होते हैं, प्रो वाइस चांसलर, 2 डीन, 3 और 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स, 2 और 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जनरली हेड ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी, ये सारे लोग होते हैं। 3-4 लोग नॉमिनीज होते हैं गवर्नमेंट के और 2-3 मेंबर्स होते हैं सीनेट का जो एक्सटर्नल मेंबर हो। तो ये किसके, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन होता है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन जो जनरली होता है इन द रेशियो ऑफ 3:2, टोटल मेंबरशिप 15 से 20 के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरनल लोग कितने होते हैं,
3 और 2 के रेशो में, इंटरनल एक्सटर्नल का, इंटरनल 3 होंगे तो बाहर वाला 2 होगा ही होगा, और 15 से 20 लोग होंगे, इसमें कितने होंगे 15 से 20 लोग। कौन कौन ऊपर मैंने बता दिया। आइए इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है भैया, तो स्टैट्यूटरी और ऑर्डिनेंस पास करना, कंट्रोल करना फाइनेंस प्रॉपर्टीज को, मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कंडीशंस देखना, सुपरविजन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेज का देखना, यूनिवर्सिटी का देखना, और रेडियल ग्रीवांसेस टीचर्स स्टाफ स्टूडेंट्स के लिए ये काम करना। दूसरा बॉडी जो है एकेडमिक काउंसिल है, अभी तो बताया था ना, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा एकेडमिक। एकेडमिक काउंसिल क्या है, प्रिंसिपल एकेडमिक अथॉरिटी होते हैं यूनिवर्सिटी का, सारा डिसीजन, प्रोग्राम्स, कोर्स, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट असेसमेंट, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्रिएशन न्यू डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट कहीं बनाना है, तो ये सारे जो है एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। एकेडमिक काउंसिल एसेंशियली बॉडी है, कंप्राइज करता है जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और दो प्रो वाइस चांसलर, ऑल डीन, ऑल हेड्स, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैटेगरीज, है ना, डिपार्टमेंट एज वेल द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सारे लोग इसमें होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर जो है वो एकेडमिक काउंसिल होता है 50 से 150 के बीच में होता है। कितना होता है, 50 से 150 के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एकेडमिक पॉलिसीज को देखना, सुपरविजन करना, इंप्लीमेंट करना एकेडमिक पॉलिसी को, इंटर फैकल्टी कोऑर्डिनेशन को देखना, रिकमेंड करना, ऑर्डिनेंस है ना, ठीक है, जैसे आपका एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर्स, कमेटी, ये सारा, अवार्ड ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, अदर क्वालिफिकेशन को देखना, ये सारा काम किसका है, स्कॉलरशिप देखना, ये सारा काम किसका है, एकेडमिक बॉडी का है। अब है तीसरा कोर्ट, जिसको हम लोग सीनेट कहते हैं, जो एडवाइजरी बॉडी होता है, सुप्रीम एकेडमिक बॉडी होता है, ठीक है, बहुत जगह ये होते हैं, बहुत जगह नहीं भी होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस डिस्क्राइब अबव इज द पैटर्न दैट हैज इमर्ज्ड इन द लास्ट 4 डिकेड इन इंडिया। लास्ट 4 डिकेड से ये शुरू हुआ है। प्रायर टू दैट द मोस्ट यूनिवर्सिटी हैज ए कोर्ट। पहले क्या हुआ करता था, कोर्ट हुआ करता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और सीनेट हुआ करता था स्टेट यूनिवर्सिटी में। दिस बॉडी वाज सुप्रीम अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी, जो यही था, ये बॉडी था जो सारा सुप्रीम बॉडी हुआ करता था। अब चलते हैं ये पीपल हु मैनेज द यूनिवर्सिटीज। देखो इससे सारे से ना क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक एक करके आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए ना, वरना तो फिर क्या है, रिवीजन करने में तो फास्ट हूं मैं। चला जाए, आइए अब है चांसलर भाई साहब। चांसलर भाई साहब कौन होते हैं, ठीक है, चांसलर भाई साहब अब तो ये सबसे मतलब पूजनीय गवर्नर, अपने स्टेट के लिए गवर्नर, और इंडिया अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके चांसलर कहलाते हैं। देखिए गवर्नर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी शैल बी द चांसलर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी एंड द चांसलर शैल बी द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। चांसलर कौन होते हैं, हेड होते हैं यूनिवर्सिटी के, और प्रेसिडेंट होते हैं सीनेट का, ठीक है। चांसलर जब व्हेन प्रेजेंट शैल प्रिसाइड ओवर द कॉन्वोकेशन, चांसलर का काम होता है आओ डिग्री बांटो चले जाओ, काम खत्म, है ना, ये और उसको देखना। एंड मे इशू डायरेक्शन टू द वाइस चांसलर, वीसी को क्या करो, डायरेक्शन दो कि ये काम करना, ये काम कर लो, ये काम कर लो, दैट्स इट। उसके बाद जो है द विजिटिंग चांसलर परफॉर्म्स द फॉलोइंग, क्या क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, वीसी को अपॉइंट करने का काम, नॉमिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, अप्रूवल करना है, डिसअप्रूवल करना है कि कौन कौन सा ऑर्डिनेंस पास होगा, कौन कौन सा ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा, है ना। ऑर्डिनेंस पास होना ये तो बात बड़े है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्वायरी इनटू मिसमैनेजमेंट अगर कोई है तो ये काम किसका है सर, ये सब काम चांसलर का है। अगर हम वाइस चांसलर की बात करें तो सबसे बड़ा एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, यही ऑफिसर होते हैं, वीसी इज द हेड ऑफ द एनी यूनिवर्सिटी। मेन प्रिंसिपल एकेडमिक, देखो वीसी इज द सेल्फ प्रिंसिपल एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना, ये सारा काम इनका होता है। देखो ये जो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, किसका है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिंडिकेट का, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, और एकेडमिक काउंसिल एज वेल द फाइनेंस कमिटी एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक प्लानिंग बोर्ड एंड सिलेक्शन कमिटी, सारे के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। वाइस चांसलर में डिफर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन टेकिंग और रेजोल्यूशन पास बाय अथॉरिटी, तो वाइस चांसलर क्या करते हैं, जो चांसलर बोला इसको इंप्लीमेंट करो तो वो इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। वाइस चांसलर शैल बी द अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कौन होगा, वाइस चांसलर अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे जो यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए। वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर द ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी रैंक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रैंक इक्विवेलेंट, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे होंगे उन लोग के लिए अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी यही होंगे। तो भैया वीसी जो है टीचर को भी देखेगा कि कौन आपका रिक्रूटमेंट,
और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं उनका भी रिक्रूटमेंट इन्हीं के हाथ में होता है। चलिए प्रो वीसी, प्रो वीसी क्या भाई, वीसी के बाद वाला पोस्ट, वीसी नहीं है तो प्रो वीसी काम देखेंगे, है ना। प्रो वीसी शैल बी द एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट टू द वाइस चांसलर, बोले ना वीसी के बाद का काम है सारा इनका। तो प्रो वीसी शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डीन्स, सब कैंपसेस, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, ये सारा का। एंड एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमिटी, रिसर्च रिकॉग्निशन कमिटी के ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। चांसलर शैल इन कंसल्टेशन विद द वाइस चांसलर अपॉइंट प्रोवीसी, देखो चांसलर जो है प्रोवीसी कैसे आता है, वीसी के रिकमेंडेशन से चांसलर को जाता है और चांसलर फिर क्या करते हैं, ये प्रोवीसी को अपॉइंट कर लेते हैं। प्रोवीसी सेलेक्ट जब चेयरपर्सन जब आपके पास वीसी अवेलेबल ना हो। उसके बाद है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी। He shall be a full-time salaried officer, full-time salaried officer होंगे, shall work directly under the superintendence, किसके द्वारा, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द वीसी, वीसी के डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे, है ना, उनके सुपरिटेंडेंस में होंगे। चलिए रजिस्ट्रार शैल बी अपॉइंटेड बाय द वाइस चांसलर, वीसी अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार शैल बी टर्म ऑफ 5 इयर्स, 5 साल होगा, और ही अटेंड एज द सुपरएनुएशन, या फिर वो रिटायर कर जाए, मतलब या तो अगर मान लो 60 साल का आपका जॉब है, उसमें से अगर 5 साल का या पहले अगर आपका रिटायरमेंट आ रहा है तो पहले चले जाइए, नहीं तो 5 साल आप जॉब पे रहिए, यही है रजिस्ट्रार के लिए। रजिस्ट्रार शैल एक्ट एज ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सीनेट, सीनेट का मेंबर होगा, मैनेजमेंट काउंसिल का, एकेडमिक काउंसिल का, और सच अदर अथॉरिटीज और बॉडीज कमिटीज का ये मेंबर होगा। डीन ऑफ फैकल्टी, मतलब देखो ये भी एक फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर होते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट के डीन, फैकल्टी के डीन होंगे। वाइस चांसलर नॉमिनेट करते हैं एसोसिएट डीन फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड बोर्ड ऑफ स्टडीज, may be required for assistance, support and coordination with a minimum qualification and experience of such nomination shall be as par with the post of dean। तो ये बात डीन तो आपको सब पता है, फैकल्टी ऑफ डीन होते हैं, हर अपने अपने फैकल्टी के डीन होते हैं। उसी तरीके से क्या भैया, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो सारा एग्जाम का है देखते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम शैल बी द प्रिंसिपल ऑफिसर इंचार्ज इन द कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो एग्जाम लेने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो सारा काम होता है वो किनका, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का ही होता है। शैल बी ए फुल सैलरीड ऑफिसर, ये भी होंगे, है ना, और शैल वर्क डायरेक्टली अंडर द डायरेक्शन ऑफ वीसी, वीसी के अंदर ये डायरेक्टली काम करते हैं। ही शैल अरेंज टू प्रिपेयर एलिजिबिलिटी लिस्ट कैंडिडेट, कौन कौन सा एलिजिबल है कौन नहीं है, ये सारा कॉन्वोकेशन का भी सारा काम यही, जो डिग्री देना होता है यही प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट देने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है। ये हो गया आपका सारे के सारे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स। अब हम नेक्स्ट बॉडी की ओर मूव करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए AICTE की अगर हम बात करें तो ये सेटअप हुआ 1945 को, नेशनल एपेक्स बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, है ना, ऑन द सर्वे ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल टू टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन द कंट्री इन कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड मैनर। तो ये किसके लिए था, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1945 में एडवाइजरी बॉडी के तौर पर आया था। उसके बाद क्या रहा, इंश्योर द सेम स्टेबलिटी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन सिटी वाज विजिटेड, क्या क्या भाई सब काम था, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था, प्लानिंग, फॉर्मुलेशन और मेंटेनेंस नॉर्म स्टैंडर्ड के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, फंडिंग इन प्रायोरिटी एरियाज के लिए, मेंटेनिंग पैरिटी एंड सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स के लिए, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ये सारा, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, AICTE में इतना ही, एक मिनट रुकिएगा, इसमें ना थोड़ा सा और चेंज करना है। क्या है, ये 2010 में इसमें लिखा हुआ थोड़ा मिस हो गया है, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि 2010 में, है ना, एक मिनट में चेक कर लो थोड़ा, 2010 में ना, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि भाई वो जरूरी है, वो पूछा जाता है। AICTE 1945 नहीं, ठीक है, ये ठीक है, वो मुझे याद आ गया था NBA वाला थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो AICTE को मिला कि किसके अंतर्गत वो कौन कौन सा चीज को देख सकता है, किस किस का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो था प्रोग्राम्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जैसे ट्रेनिंग, रिसर्च इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ये सारा। लेकिन लॉ के लिए नहीं है,
लॉ के लिए इसमें नहीं है और डॉक्टर वाला डिग्री नहीं है, याद रखिएगा, एमबीबीएस के लिए नहीं है। तो ये उसके लिए बॉडी है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। इसको नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में रखा गया है, जो कब आया था, फोर्स 25/9/2020 में आया था, बाय गैजेट नोटिफिकेशन 2020। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेपरेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया constituted under the Act 3A Indian Medical Council Act 1956 stands dissolved thereafter। एक बात ध्यान रखना, ये जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था ना, वो डिसॉल्व हो गया जब ये नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया 2019 में, और जो इसको फोर्स में लाया गया 2020 25 सितंबर 2020 को जब ये फोर्स में आया, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो नाम था उसको बदलकर नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन कर दिया गया, और इसका जो पुराना एक्ट था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 उसको भी बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में 2019 में कन्वर्ट किया गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यही था, अब नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से फेमस, मतलब जानते हैं। चलिए, एम क्या है मेडिकल कमीशन का, नेशनल का, इंप्रूव करना एक्सेस क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, प्रमोट करना इक्विटेबल एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो इनकरेज करे हेल्थ पर्सपेक्टिव को, इनकरेज करना मेडिकल प्रोफेशनल को जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च को एडॉप्ट करे, ऑब्जेक्टिविटी असेस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस करना, ट्रांसपेरेंट में मेंटेन करना मेडिकल रजिस्टर फॉर इंडिया, इन्फोर्स करना हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। आइए अब इसके फंक्शंस है, अब फंक्शंस एक बार देख लेना यार, ये बेसिक चीज है। अब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दवाई के लिए है ना। तो फार्मेसी एजुकेशन जो प्रोफेशन इंडिया में आया था ग्रेजुएशन लेवल पर पीसीआई में, स्टेट्यूटरी बॉडी है, गवर्न प्रोविजंस फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पास बाय द पार्लियामेंट। फार्मेसी एक्ट 1948 इनेक्ट किया गया 4/3/1948 को, फॉलोइंग क्रिमिनल एनेक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, किसके लिए, फार्मेसी के लिए था बस। PCI was constituted 9849 under the section 3 of the Pharmacy Act, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना। ये कब आया 1949 को अंडर सेक्शन 3 फार्मेसी एक्ट पे। क्या ऑब्जेक्टिव है भैया, रेगुलेशन करना फार्मेसी एजुकेशन को कंट्री में, और रेगुलेशन करना प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। चलिए, अब है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया ना बार काउंसिल किसके लिए था सर, लॉ के लिए। लॉ वाला AICT नहीं दिखता है, याद रखना, वो सब याद कर लेना, लॉ और मेडिकल छोड़कर ऑलमोस्ट सब है ना। चलिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड रेगुलेट द रिप्रेजेंट इंडियन बार। द बार काउंसिल इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। किसमें आया था, एडवोकेट्स एक्ट 1961। द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी फंक्शंस अंडर सेक्शन 7 कवर द बार काउंसिल रेगुलेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट्स। लीगल प्रोफेशन के लिए और लीगल एजुकेशन के लिए क्या क्या मैंडेट्स है ये देखो भाई साहब। To lay down standards and professional conduct and etiquette, advocates के लिए to lay down procedures for disciplinary committee के लिए, disciplinary committee for each state bar council के लिए भी, safeguard rights, privilege और interest of advocates, to promote support law reform, to deal with the dispose of any matter which may be referred to it by state bar council, to promote legal education and to lay down standards of legal education, to recognize the universities whose degree in shall law be qualification for enrollment as an advocate, to conduct seminar talks legal topics by eminent jurists, to organize legal aid to poor, to recognize the reciprocal basis, to manage invest fund in the bar council, to provide for the election of members who shall run the bar council। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको एक बार देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत ज्यादा नहीं है। चलिए, अब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैंने बोला ना एक भी बॉडी छोड़ी नहीं है क्योंकि सारे से क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ, ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्जिस्टेंस में कब आया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में 17 अगस्त 1995 से मैंडेट है, विद द मैंडेट टू अचीव द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री एंड टू गवर्न द रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस एंड नॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो भैया एनसीटी इज वेरी ब्रॉड कवरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। क्या क्या सर, डीएलएड भी, बीएड भी, एमएड भी, ये सारा कोई कौन देखता है, यही देखता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही देखिए ना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रिसर्च रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज, अब जो रिसर्च रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज कौन था, ICSSR,
भाई साहब इसी के अंदर, इसी के तहत आपको मिलेगा क्या, जेआरएफ। जो कॉमर्स वाले हैं देख लो, पढ़ लो इसके बारे में, नालायक हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड कब, 1969 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन द कंट्री, है ना। ICCR प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप, आ गया ना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्वे, पब्लिकेशंस टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन इंडिया। तो भैया ये क्या क्या पर्पस है इसका, रिव्यू करना प्रोग्रेस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में और एडवाइस देना यूजर्स को, स्पॉन्सर करना सोशल साइंस रिसर्च को, प्रोग्राम्स को, है ना, और इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेट करना, स्कॉलरशिप, फेलोशिप देना सोशल साइंस में, इंडिकेट करना एरिया इन विच सोशल साइंस रिसर्च इज टू प्रमोटेड, जब जहां सोशल साइंस रिसर्च प्रमोट किया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना इंस्टीट्यूशन को, जर्नल को, अरेंज करना टेक्निकल ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेट रिसर्च एक्टिविटीज, डेवलप करना, सपोर्ट करना सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंट सर्विसेज को, ऑर्गेनाइज करना, स्पॉन्सर करना, फाइनेंस करना, सेमिनार्स करना, वर्कशॉप करना और स्टडी कराना, अंडरटेक द पब्लिकेशन ऑफ एंड असिस्ट द पब्लिकेशन ऑफ जर्नल एंड बुक्स इन सोशल साइंसेस। एक तो हो गया भाई साहब सोशल साइंस के लिए। दूसरा रिसर्च बॉडी है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भाई मेरा पीएचडी का टॉपिक भी यही है। चलो ये कब आया भाई, ये देख लो, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का था। क्या था नाम इसका पुराना, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एस्टेब्लिश्ड हुआ 16 जुलाई 1929 में, रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 60 वाला में, है ना। तो क्या परसेंट द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बात ध्यान रखिएगा। अभी तक 113 ICR इंस्टीट्यूट और 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में। अब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है जी सर। कब आया भाई साहब, देख लो, द फर्स्ट मीटिंग गवर्निंग बॉडी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन वाज हेल्ड इन 15 नवंबर 1911, ठीक है। ये इरफा वाज रीडिजाइंड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विद डॉक्टर CG पंडित द फर्स्ट डायरेक्टर। तो इरफा पहले इसका नाम था, अब जो है इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया है। ये भी एपेक्स बॉडी है ना। फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। चलिए भाई साहब जितनी रेगुलेटरी बॉडीज थी वो खत्म हो गई। अब आ गया एक्रेडिशन बॉडीज। एक्रेडिशन बॉडीज की अगर हम बात करें तो 3 बॉडीज। पहला कौन, नेक। देखो ये पहले के हिसाब से है, एनईपी वाले में जो चीज आई है वो एनईपी में हम लोग पढ़ेंगे। 2 घंटे का वीडियो है, आप देख लेना, 2 वीडियोज है, उसको देख लेना, काम बन जाएगा। अब अगर बात करें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का, तो भैया कब आया, एस्टेब्लिश हुआ, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड ऑटोनोमस बॉडी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट, यूजीसी के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 में रिकमेंडेशन दिया गया था, और प्रोग्राम में 1992 में जो स्पेशल एम्फेसिस मिला क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया को। तो प्राइम मैंडेट नाक का क्या था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू असेस क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज और वन ऑफ द देयर यूनिट्स। तो एसेस करना और एक्रेडिट करना इसका काम था जो हायर एजुकेशन के लोग थे, हायर लोग नहीं मतलब इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा को एसेस और एक्रेडिट करने का काम किसका है, नैक का है। NAC functions through general council and executive committee where the educational administration policy maker और senior academicians काम करते थे। क्या बोल रहा है, under the new methodology introduced NAC 1 April 2007 the higher education institution are assessed in 2-step approach, 2 स्टेप अप्रोच में किया जाने लगा, ठीक है। 2007 के बाद में क्या क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या था, इंस्टीट्यूशन सेटअप इज रिक्वायर्ड टू सीक इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट। तो पहला स्टेटमेंट था IEQA को आपको रिक्वायरमेंट था, पहला ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा सेकंड स्टेप था असेसमेंट और एक्रेडिटेशन, 2 का असेसमेंट। पहले क्या, इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी कि भैया आप एलिजिबल है या नहीं है क्वालिटी असेसमेंट के लिए, पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा उसके बाद देखना है कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन में आपको क्या रैंक मिला है, A, B और C, ये ग्रेड मिलता है। और D वाला जिसको मिल गया ना वो एक्रेडिटेड नहीं होता है, वो है ही नहीं, मतलब वो खराब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो A, B, C तक झेल लिया, बोला D वाला तुम जाओ, है ना। अब NAC का 7 क्राइटेरिया है, ये 7 क्राइटेरिया बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा गया है। क्या क्या, सर्कुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, इनोवेट प्रैक्टिसेस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये NAC का इसी आइडेंटिफाई क्राइटेरिया पर वो जज करते हैं, क्या करते हैं, इसी पे वो देखते हैं, है ना। चलिए अगर हम मिशन की बात करें तो इसका मिशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या बोला गया है, ये भी VVI है, इसको भी लिख लेना। टू अरेंज पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, काम है किसका, इसका मिशन है, इसको काम मेन मिशन जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखने का वो यही है, क्या पीरियोडिक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करना हायर एजुकेशन यूनिट या उसके स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स का, स्टिमुलेट करना एकेडमिक एनवायरनमेंट और प्रमोशन ऑफ क्वालिटी टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, टू इनकरेज सेल्फ इवोल्यूशन को, अकाउंटेबिलिटी को, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, टू अंडरटेक द क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज, तो इसको भी देखना, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को देखना, कोलैबोरेट करना विद अदर स्टेक होल्डर्स हायर एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन और ये, और वैल्यू फ्रेमवर्क ये वाला, ये भी आपका वैल्यू फ्रेमवर्क 5 पूछा जाता है। 5 है कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट, फोस्टर ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज, इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम, प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वेस्ट फॉर, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों पूछा गया है एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर्स में, है ना जी सर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है नेक खत्म, अब एनबीए में आ जाइए, इसी की मैं बात कर रहा था, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है ना, was initially established by the AICT, किसके द्वारा किया गया था पहले, ये एक्रेडिटेशन किसका कौन करता था सर, एनबीए का, जो AICT के द्वारा, है ना, अंडर द सेक्शन ऑफ 10U AICT एक्ट इन द 1994, in order to assess the qualitative competence in the programs offered by the educational institution from the diploma to postgraduate level, engineering और टेक्नोलॉजी पे, मैनेजमेंट पे, फार्मेसी पे, आर्किटेक्चर पे, रिलेटेड डिसिप्लिन विच आर अप्रूव्ड बाय AICT। तो ये AICT ऐसी बॉडी थी जो ये रेगुलेटरी बॉडी थी, रेगुलेट करती थी, अप्रूव करती थी, लेकिन इसका जो क्वालिटी चेक करना था उसके लिए बॉडी कौन आई, एनबीए। ये एग्जिस्टेंस में आया कब, ये एग्जिस्टेंस तो 1994 में ये इसके द्वारा आया, लेकिन ये एनबीए केम इनटू एग्जिस्टेंस विद एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, तो पहले तो ये 1994 में आया, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट बॉडी ये कब बना, ये बनना 7 जनवरी 2010 को ऑटोनोमस बॉडी बन गया। पहले ये एआईसीटी के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन अब इंडिपेंडेंट बॉडी काम करता है। किसके लिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है भाई साहब, ये प्रोफेशनल टेक्निकल डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारा जो है वो सारा इसके अंदर में आपका आता है, और इसी को ये क्या करता है सर, इसी को सर्टिफिकेशन देता है, इसी का असेसमेंट करता है। चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इवॉल्व स्टैंडर्ड ऑफ पैरामीटर असेसमेंट, प्रमोट करना एक्सेलेंस थ्रू बेंचमार्किंग प्रोसेस, टू प्रमोट करना क्वालिटी कॉन्शियसनेस को, टू बिल्ड टेक्निकल एजुकेशन, टू सेट क्वालिटी बेंचमार्क टारगेट ग्लोबल नेशनल लेवल पे, टू कंडक्ट इवैल्यूएशन सेल्फ असेसमेंट एंड टू कंट्रीब्यूट डोमेन नॉलेज। ये अब हाँ, ये क्या बोल रहा है, एआईसीटी का अप्रूवल कब मिलेगा, बोल रहा है मिनिमम 2 बैचेस मस्ट हैव सक्सेसफुली पास्ड बिफोर यू कंसीडर एनबीए एक्रेडिटेशन। देखो ये बात है, बोल रहा है एआईसीटी के अप्रूवल मिलने के बाद 2 बैच आप कंप्लीट कर लो, 2 बैच कंप्लीट करने के बाद आपको एनबीए का एक्रेडिटेशन मिल सकेगा, पहले नहीं। एंड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग मैनेजमेंट कोर्सेज, जो मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहा है, द नंबर ऑफ बैचेज आर रिक्वायर्ड 3, जो मैनेजमेंट कोर्स करा रहा है उसके लिए 3 बैच कंप्लीट कर लो तब। पूरा एनबीए डज नॉट अलाउ पार्ट टाइम कोर्सेज, एनबीए के हाथ में ये नहीं है कि वो पार्ट टाइम कोर्सेज को ये करे, ओनली फुल टाइम कोर्सेज एलिजिबल है एनबीए के अप्रूवल के लिए। अब तीसरा है एग्रीकल्चर एक्रेडिटेशन बोर्ड, जो है एग्रीकल्चर के लिए, ये कब हुआ था, ये भी जो सेटअप किया गया आईसीएआर के द्वारा 1996 में। एक्रेडिटेशन डन बाय एबी जनरली फॉर वैलिड 5 से 10 साल के लिए होता है। किसके लिए होता है, 5 से 10 साल के लिए एग्रीकल्चर के लिए एक्रेडिटेशन मिलता है। बस इतना ही याद रखो यार, बात खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया ना बात जी सर। अब है प्रोफेशनल टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है ना, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग मतलब होता है। प्रोफेशनल एजुकेशन जो होता है मतलब डिग्री लेना, ऐसे भी हो सकते हैं जी सर। ये देखो क्या कह रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म मींस द डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पीपल। Professional education as the acquisition of content, knowledge, application of technique by the learners through an formalized approach and a specialized training obtained professional school, है ना, जैसे मेडिकल और लॉ कॉलेज। और ये तो प्रोफेशनल एजुकेशन मेडिकल और लॉ को कहा गया, और टेक्निकल एजुकेशन में वो सारे चीज रखे गए। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल एजुकेशन में 2 चीजें, क्या क्या, मेडिकल और लॉ, इसको हायर एजुकेशन में आपका प्रोफेशनल माना गया। आइए ये देखिए, अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में टिपिकली टीचिंग कर रहे हैं 5.5 ईयर प्रोग्राम वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन पे, ठीक है, जिसको एलोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है मेडिकल कॉलेज मोर ऑफन देन नॉट अटैच्ड टू अ टेरिटरी, ये तो बात छोड़ो,
सब्सिक्वेंटली इन 1840 अनदर मेडिकल, ये देखो यार पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हिस्ट्री क्या है आप इसको समझो। सबसे पहले क्या बोला, अब मेडिकल कॉलेज इज मोर ऑफन देन अटैच्ड टेरिटरी, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1835, कब हुआ, सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश स्टैब्लिश किया था मद्रास मेडिकल स्कूल में। 1840 में अनदर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ पुर्तगीज गाविथ में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, फर्स्ट 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई स्टार्ट हुआ आफ्टर 1850 में मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद इंडिपेंडेंस में 1948 में नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज स्टार्ट हुए मेडिकल में, ठीक है। वेस्टर्न मेडिसिन बस 23 कॉलेज था उस समय अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर, और अभी लेटेस्ट फिगर की अगर बात करें 2023 में तो 706 मेडिकल कॉलेज अभी अवेलेबल है पूरे कंट्री में। 1,08,898 मेडिकल के सीट अवेलेबल है, पढ़ा सकते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल एजुकेशन जो था नेशनल मेडिकल कमीशन, है ना, हमने ऑलरेडी इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, यानी कि पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल में पढ़ा ना, जो पहले इसका नाम क्या था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अभी पढ़े दिए थे। चलो अब इसमें कुछ खास नहीं है। अब है टेक्निकल एजुकेशन। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या चीज आता है, एक मिनट अब खास कैसे नहीं है यार, अरे इसमें लॉ वाला छूट गया भाई, सॉरी। ये देखो मैकेनिज्म फॉर लीगल एजुकेशन, अगर हम लीगल एजुकेशन की बात करें तो 2 मॉडल्स होते हैं, 3 इयर्स का बैचलर ऑफ लॉ होता है और 5 इयर्स का BA LLB प्रोग्राम होता है। ये 2 तरीके से लॉ किया जा सकता है। लीगल एजुकेशन इम्पार्टेड 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीशन बैचलर डिग्री द बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1982 में हाउएवर इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद 5 साल का कोर्स, तो 2 कोर्स है, 3 साल और 5 साल का, याद रखिएगा। All those who want to study the law can directly enroll in a university, किसी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। तो कह रहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, जो बार काउंसिल है ना वो इसका हेड है, ठीक है। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देखो बॉडी क्रिएटेड पार्लियामेंट टू रेगुलेट द रिप्रेजेंट द इंडियन बार, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लीगल एजुकेशन व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। तो पहले हमने पढ़ा ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जी सर, अभी तो पढ़ा 10 मिनट पहले। अब आ जाओ टेक्निकल एजुकेशन, ये देख लो। टेक्निकल एजुकेशन की बात अगर करें तो वाइटल रोल प्ले करता है HRD में, ठीक है। चलो कह रहा है इफ यू थिंक टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन व्हाट कोर्सेज प्रोग्राम कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या क्या आता है, ये देखो माइंड में आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, मास्टर इंजीनियरिंग में, MCA, MBA, फार्मेसी, आर्किटेक्चर अप्लाइड कोर्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ये सारे क्या हैं, टेक्निकल कोर्सेज है। और ये अब फिर देखो ITI वाला है ना, पॉलिटेक्निक, ये सारे हिस्ट्री। अब शुरुआत कैसे हुआ, 1847 में जो उत्तर प्रदेश में इसके सिविल इंजीनियरिंग की एक कॉलेज स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वो किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद 1856 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ, कौन कौन सा, बंगाल में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, क्या नाम था इसका, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम 1857 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। पहले कलकत्ता था, बंगाल हो गया। उसके बाद और कौन कौन सा कॉलेज था भाई साहब, बंगाल के साथ साथ कौन था यार, अच्छा कलकत्ता, वो बंगाल वाला, मद्रास वाला, और ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज थे, है ना। चलिए उसके बाद 1865 में अमलगमेंट किया प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ, 1880 में डिटैच्ड हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज से, है ना, और ये शिफ्ट कर दिया शिवपुर में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। चलो उसके बाद प्रपोजल्स आया, ठीक है। उसके बाद देखो ये ध्यान से समझना, प्रपोजल्स हैविंग इंजीनियरिंग कॉलेज बॉम्बे सिटी फेल्ड हो गया कुछ रीजन से, और ये कंफर्म हो गया पूना इवेंचुअली एंड बिकेम पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 1858 में पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, कहां से सर, भाई साहब पूना से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था। चलिए उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल स्कूल अटैच था, जो गन कैरेज का जो फैक्ट्री था वो अल्टीमेटली गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू मद्रास यूनिवर्सिटी, ये 1858 में ये भी बना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 3 कॉलेज शिवपुर, पुणे और गुंडी हैज बीन मोर और लेस सिमिलर, तीनों सिमिलर थे। जो 3 कॉलेज शुरू हुआ था ना शिवपुर में, कौन, कलकत्ता, मद्रास और ये पुणे, सॉरी, ये तीनों कॉलेज थे। और इसी तीनों कॉलेज का जो पढ़ाई लिखाई था वो सारा सेम जैसा था, वही कह रहा है। दे ऑल ऑड लाइसेंसिएट कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में था 1880 तक में। व्हेन दे ऑर्गेनाइज डिग्री इन द ब्रांच अलोन after 1880 the demand for mechanical and electrical was felt and the 3 engineering college started in the apprentice of the subject। देखो ये जो 3 कॉलेज थी मद्रास, पुणे और कोलकाता में, ये जो था वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज था। तो उसके बाद जैसे इसका डिग्री क्या किया 1880 के बाद ना, इसने अपना कोर्स अलग स्टार्ट कर दिया। तो फिर ना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वाले थोड़ा छटपटाने लगे और उनको लगा कि यार अब तो कॉलेज होना चाहिए इसके लिए भी। इसके बाद 3 कॉलेज और
शुरू किया गया। बोल रहा है द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट विच वाज स्टार्टेड बॉम्बे 1887 में, जिसका ट्रेनिंग लाइसेंसिएट करना था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। फिर 1915 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ओपन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस एंड डॉक्टर अल्फ्रेड हैव बिगन टू गिव सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट मिला। इन बंगाल द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1907 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन विच ट्राइड ऑर्गेनाइज ट्रूली नेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे मैनी इंस्टीट्यूशंस का स्टार्ट हुआ। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1908 में कहाँ हुआ, 1908 में ये जादवपुर यूनिवर्सिटी आया था। उसका केमिकल इंजीनियरिंग पे 1921 में कोर्स लॉन्च किया गया। क्रेडिट फर्स्ट स्टार्ट किया डिग्री कब, ये देखो बनारस हिंदू 1917 में बनारस बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी यहाँ भी आपका इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट किया गया। उसका 15 साल बाद 31-32 में, ठीक है, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिपुर स्टार्टेड किया। मैकेनिकल और इंजीनियरिंग दोनों, पहले वो सिविल में था, अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की पढ़ाई शुरू करी गई 1935-36 में भी, और मेटलर्जी 1939-40 में भी। कोर्सेस इन दिस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन गुंडी और पूना, फिर गुंडी और पूना में भी स्टार्ट किया गया। मतलब पहले कलकत्ता में जो होता था वो गुंडी और पूना बाद में इसको स्टार्ट कर देते थे। पहले वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, है ना, पढ़ाई करवाए, फिर उसके बाद गुंडी और पूना में भी सिविल इंजीनियरिंग हुआ। और फिर जब ये 1935 में क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई शुरू किए, तो भाई साहब गुंडी और पूना भी इसको अडॉप्ट कर लिए। चलिए, कह रहा है क्वाइट अ मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज हैज बीन स्टार्टेड अगस्त 1947, और 1947 के बाद तो भाई साहब इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हो गया। चलिए, उसके बाद जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी थी ना, वो थी एआईसीटी। देख लो, एआईसीटी 1945 में सेटअप किया गया था, ठीक है। और एडवाइजरी लेटर 1987 में स्टेट्यूटरी स्टेटस मिलेगा। 1945 में इसको सेटअप किया गया एडवाइजरी बॉडी के तौर पर, 1987 में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया गया जी। और ये ग्रांट्स करने लगा न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी आपके न्यू कोर्सेस या वेरिएशन जो इसके लिए था ना, तो नया टेक्निकल कॉलेज जितने भी हुए उसको ये ग्रांट्स प्रोवाइड करने लगा। कौन कौन से जगह पर, सेम वही जगह पे, पोस्ट ग्रेजुएट जिसे डिप्लोमा है किसमें, ये देखो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज, अप्लाइड और अप्लाइड आर्ट, ये सारा इसको याद रखना, BVI है ये। चलो, हाँ ये देखो, अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन से फंडेड है। IIT 23 है अपने इंडिया में, IIMs 20 है, IISc 1 है, IISER 7 है, NITs 31 है, IIITs आपका 25 है, MOE फंडेड 5 है और PPP मोड पर 20 है। और फिर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, ये 4 है। स्कूल प्लानिंग एंड SPA 3 है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये 1 है। फिर ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIT है, 1 है, नियामित है, GKCIT है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है। एक टोटल 121 इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल लेवल पे हैं, जो अपने अपने ऑटोनोमस बॉडी का काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है स्किल बेस्ड एजुकेशन। भाई साहब, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो आइए विजन ये देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, मिनिस्ट्री एम्स टू स्किल लार्ज स्किल स्पीड हाई स्टैंडर्ड और अचीव द विजन स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्किल के बॉडीज आए हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, अनलॉक ह्यूमन कैपिटल, ट्रिगर प्रोडक्टिविटी, डिवाइड डिविडेंड, ब्रिंग एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑलवेज पाथवेज टू ऑल। ये बात कहा गया विजन स्टेटमेंट 2025 में। 3 आउटकम्स टू बी अचीव थ्रू विजन, 3 आउटकम थे 2025 का। इनेबल करना इंडिविजुअल इकोनॉमिक गेन्स और सोशल मोबिलिटी को, क्रिएट करना स्किल्स मार्केट को, और फैसिलिटेट करना एस्पिरेशनल। ये पहला तो ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ है जो काम कर रही है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो भाई साहब DGT जो है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या कर रहा है, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स को ये वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड्स वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये DGT एक बॉडी है जो आपका काम कर रहा है किसके लिए, वोकेशनल के लिए। 4-5 बॉडी है, इसमें पढ़ना है हमें। मेजर फंक्शंस क्या है, फ्रेम करना ओवरऑल पॉलिसी किसके लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, डाइवर्सिफाई करना, अपडेट करना, एक्सपेंड करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इंप्लीमेंट करना है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग को वुमेन के लिए लेके आना है, प्रोवाइड करना वोकेशनल गाइडेंस, असिस्ट करना है शेड्यूल कास्ट और SC/ST को भी आपको देना है क्या आपको देना है ट्रेनिंग। उसके बाद दूसरी बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET वाज एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
थ्रू गैजेट नंबर क्या था ये, है ना, 5 दिसंबर 2018 को, और ये फुल्ली ऑपरेशनल हुआ 1 अगस्त 2020 से। ठीक है, अब देखो इसकी अगर बात करें तो क्या है, इसका एम है क्या, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस, इंप्रूविंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल इकोसिस्टम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था एनसीबीटी का, टू इंश्योर करना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेसिंग को, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। Additionally, NCVT grants recognition and monitor the functioning award bodies, assessment agency and skill information providers को। तीसरी बॉडी है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो भाई साहब ये जो है नॉट प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, इनकॉर्पोरेटेड है, 31 जुलाई 2008 से शुरुआत हुआ है अंडर सेक्शन ऑफ 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। NSDC जो सेटअप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, PPP, कुछ पार्टनर गवर्नमेंट दे रहा है, कुछ प्राइवेट वाले लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट MSDC होल्ड्स 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ NSDC, व्हाइल प्राइवेट सेक्टर बैलेंस 51%। 49% गवर्नमेंट का, 51% प्राइवेट लोगों का। NSD aims to promote skill development by catalyzing creation of large quality and for profit vocational institutions के लिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि NSDC भी क्या काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कर रहा है। उसके बाद है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDF, ये सेटअप हुआ 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, रेजिंग फंड बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से स्किल डेवलपमेंट कंट्री के लिए इसका भी काम किया जाना है। बात समझ में आ गया जी सर। लीजिए जी, आपका पूरा का पूरा हायर एजुकेशन खत्म हो गया है। चलिए अब है वैल्यू एजुकेशन। अगर हम बात करें वैल्यू एजुकेशन की, ये छूट गया था, वैल्यू एजुकेशन की बात करें मतलब आप इंसान बनाना। वैल्यू एजुकेशन सीरियसली अगर बात करें तो इनकलकेटिंग द चिल्ड्रेन सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद लेके आना है ना, उसमें डीप कंसर्न होना चाहिए कि किसी भी इंसान को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे नेशन में आपको चलना है। ये देखिए क्या बोल रहा है सीवी गुड के अनुसार, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच अ पर्सन डेवलप एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज सोसाइटी व्हिच ही लिव्स। तो समाज में कैसे रहना है उसकी बात कर रहा है ये, कि उसके लिए जो डेवलप करी जाती है एजुकेशन, उसको वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले नेशनल कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 में इसकी बात किया, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1962 में बात किया। इन्होंने देखो ये 1962 की बात करा ना, ये इन्होंने बोला इफ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन वी वुड बी अनट्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब अगर आपने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं लाया तो भैया आपके लिए एजुकेशन गलत होगा। ये किसने कहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहा हुआ है एजुकेशन कमीशन में। ठीक है, 64-66 में भी बात किया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बात किया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी इसका बात हुआ, 54 कमेटी रिपोर्ट में भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल फ्रेमवर्क में भी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी बात हुआ गया है। ये देखिए ये 5 टाइप्स हैं, आपके टाइप्स हैं क्या, एस्थेटिक, पर्सनल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल, बिहेवियर और मेटेरियल, ये सारे वैल्यू एजुकेशन है। देखिए टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कल्चरल वैल्यू। अगर कल्चरल वैल्यू की बात करें तो भैया आपके कल्चर में क्या है, लैंग्वेज, इथिक्स आपका कैसे है, ये सारा चीज। मोरल वैल्यू की बात करें तो आप कैसे रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की। उसी की पर्सनल वैल्यूज की बात करें कि आपकी खुद की ये क्या है, मतलब ब्यूटी क्या है, इंटर कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ मोटिवेशन कैसे है, ये इसको बोलते हैं पर्सनल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब आप भगवान को कैसे देखते हो या अपने स्पिरिचुअल जो एग्जिस्टेंस है उसको कैसे देखते हो। सोशल वैल्यूज समाज की बात करता है, जहाँ पे आप हॉस्पिटलिटी, करेज, सर्विस, जस्टिस, फ्रीडम, पेशेंस की बात करता है। यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करें तो ओवरऑल खुशी, जॉय, फर्टर्निटी, लव, इसकी बात करता है। अब देखिए 4 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की बात किया गया, पूछा गया ये क्वेश्चन क्या, सबसे पहले वैल्यू कलेक्शन होता है जिसमें हम इमिटेशन, नकल करना शुरू करते हैं, फिर वैल्यू असेसमेंट होता है जिसमें हम इनर इवैल्यूएशन करते हैं, फिर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां हम एक्सपोजर देते हैं अदर्स को, और लास्ट में वैल्यू कंसोलिडेशन हो जाता है। तो सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद इवैल्यूएशन या असेसमेंट, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और फिर कंसोलिडेशन। ये याद रखिएगा, बस यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए तो हायर एजुकेशन का हो गया रिवीजन, है ना, पढ़िए आराम से, मजे करिए, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। और चूंकि ये हायर एजुकेशन है, जब आप पढ़े होंगे तब आपको ये समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो क्या समझ में आएगा। इसलिए अगर नहीं पढ़े तो मेरा ऑलरेडी लगभग 30 लेक्चर है हायर एजुकेशन का, जाइए उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा तो समझ में सब आएगा। ठीक है जी, चलिए आइए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय हिंद।